हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी 6 से 12 के लिए। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ प्रश्न। चलिए देखते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा है पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 उपयुक्त सभी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तीसरे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चौथे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रसमंजरी की रचना किसने की थी? रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने की थी। बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कथन क्या है हम देखते हैं। इसकी रचना बंगाल की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। सही कथन का हमें चयन करना है। इसमें देखते हैं कौन कौन से सही कथन है। तो इसमें सही कथन 1 और 2 दोनों है। इसकी बंगाल की रचना की गई, ये भी सही है। बंगाल में ही रचना इसकी हुई है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन मिलान करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इसका वर्ष पूछा है, इधर मुगल बादशाह, इधर वर्ष। तो फर्रुखसियर का क्या वर्ष है? तो 1713 से 1719। मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय, इसका क्या है? 1754 से 1759। तीसरा है शाह आलम द्वितीय, इसका क्या वर्ष है? शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। ये दूसरा बच गया अहमद शाह क्या हो गया? 1748 से 1754। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? ये इनको किस मालवा के लिए मिली थी? इनको किस लिए मिली थी? इनका सही जवाब हो जाएगा मालवा के लिए मिली थी। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और इस पे विचार करने के लिए क्या कथन क्या है? औजार पॉलिश किए जाते थे। क्वेश्चन ए। ऑप्शन 2 है इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब दोनों हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। सिख जत्थों तथा मिसलों को संयुक्त सेना को कहा जाता था। तो उस समय क्या कहा जाता था? दल खालसा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दल खालसा कहा जाता था। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये 20% हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन को चुनिए। कथन क्या पूछ रहा है? राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कथन क्या दिया हुआ है? महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। ये भी तो सही लग रहा है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी। ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा
प्रशंसा होता है। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो ये किया था हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी थी? तो ये दक्षिणापथ में शासकों की संख्या 12 थी। कितनी थी? 12 थी। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ इसका जोड़कर देखा जाता है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? क्वेश्चन पूछ रहा है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। 18 नंबर क्वेश्चन है पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के कार्य में नगरम व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। व्यापारिकों के संगठन को नगरम कहा जाता था। जनपद का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। महाजनपदों को उद्भव लगभग कितने वर्ष हुआ? तो ये कितने वर्ष हुआ? लगभग 2500 वर्ष साल पहले हुआ। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्या है इसका कथन? इसका कथन है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। अब ये कह रहा है कथन क्या है? तो ये कथन महाजनपद, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। तो इसका क्वेश्चन, इसका असत्य कथन का चयन करना है। तो ना तो एक और ना ही इसका 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। तो ये तो सही लग रहा है। पाणिनि के संबंध में उन्होंने तो किया ही था, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो हमें बज्जी संघ का वर्णन हमें दीर्घ निकाय पुस्तक में मिलता है। आते हैं हम 25वें नंबर क्वेश्चन पे। अकबर ने क्वेश्चन छोड़ गया। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था, ये 4था नंबर क्वेश्चन छूट गया। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में अकबर ने बंगाल को जीता था। 26वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो ये हमें सत्य कथन का चयन करना है। एक बार कथन पढ़ लेते हैं। नैनार संत शैव संत थे। ये तो सही लग रहा है। अलवार वैष्णव संत थे। तीसरा है ये संत केवल अस्पृश्य से समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जाति के थे। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ये गलत हो जाएगा। ये अलवार वैष्णव संत के थे और नैनार शैव संत थे। ये दोनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन क्या दिया हुआ है? पुहाड़ पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। इसमें क्या कथन है? तो नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प को चुने। तो ये दोनों विकल्प में कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका विचार करने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे।
तीसरा है उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। चौथा, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। इसका 2, 3 और 4 क्या है? वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये तीनों सही है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था, ये गलत है। आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है? ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। हम 30वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? तो ये नरसिंह मेहता ने लिखा है। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुए? तो ये हुए उत्तरी क्षेत्र में प्रारंभ हुए। आते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पे। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो ये रविदास की अनुयायी बन गई थी। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या बोल रहा है? कथन 1, बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा ऑप्शन है किदमई एक भू राजस्व था। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कदमई एक भू राजस्व था। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। केवल 2। 34वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ये प्राकृत भाषा में दी है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन पढ़ते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? कथन है मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ये भी सही है, जब व्यापारियों ने समर्थन किया था जैन धर्म का। दूसरा है साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों इसके कथन सही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये विनय पिटक में मिलता है। 40वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसको सभी को ऑप्शन को हम देखते हैं। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दूसरा है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति नहीं लेनी होती थी। चौथा है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये पूछ रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। अब हम देखते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का बढ़ावा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। हो जाएगा आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 42वें नंबर का क्वेश्चन है। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन क्या है? ये कथन दिया गया है। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे।
दूसरा है वह बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। तीसरा है वह भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। वो बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी और भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले कौन आए थे? फाहियान, फिर आए थे हेनसांग, फिर आए थे इति सिंह। ठीक है, पहले फाहियान आए थे, फिर हेनसांग आए थे, फिर इति सिंह आए थे। 44वें नंबर क्वेश्चन पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम था, उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो ये हमें विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे उसका सही क्रम कौन सा है? तो पहले कौन आए थे? हिंदयावन आए थे, फिर शक हिंद आए थे, फिर पार्थियन आए थे, फिर कुषाण आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 में आते हैं, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था धम्ममहामात्र से। किसे जाना जाता था? धम्ममहामात्र से। हम आते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा ऑप्शन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तीसरा है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 1 और 3, तो 1 और 3 को फिर हम देख लेते हैं। 1 और 3 का क्या बोल रहा है? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो ये भी सही है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। हम आते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन में। 48वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? ये थोड़ा इक्ता के बराबर है। ये किसके बराबर है? इक्ता के बराबर है। 49वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन क्या दिया गया है? यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण काव्य से संबंधित है। तो ये तो गलत लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है। तो ये दोनों के दोनों सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50वें नंबर पे आते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कंधार में प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी में प्राप्त हुए हैं, जौगर में प्राप्त हुए हैं, गिरनार में प्राप्त हुए हैं, लुम्बिनी में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन का ये समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले 50 क्वेश्चन।